कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो बातें कही जाती हैं कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे होंगे, ऐसा तो कुछ कहानी आगे सामने नहीं आएगा? कुछ देर पहले मुंह पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे हम भी तो। सब फेक न्यूज है। कुछ दिन पहले तो पॉडकास्ट में शायद मैंने बोला भी था कि एक नेता ने मुझे कहा कि कलकत्ता में अगर एक भी सीट बीजेपी जीत जाएगी तो हमारा एक सांसद सर मुड़वा लेगा। तो मुड़वाएंगे कि नहीं, ये सवाल पूछना पड़ेगा एक हमसे। सांसद ने तो ये भी कहा कि अगर 200 से कम सीटें आई तो मैं खुद ही जाकर बिना ममता बनर्जी को बताए इस्तीफा दे दूंगा। आपका सूत्र मजबूत है। एक बात आपसे, क्या एसआईआर करके ये जो महल है ना पश्चिम बांग्ला में, ये क्या निर्वाचन कमीशन ने कर दिया बीजेपी को? आपको क्या लगता है ये महल क्या इसी बना दिया? कांग्रेस जानी जाती है भले से चुनाव अगर वो जीत भी जाते हैं आपसी लड़ाई में लड़ जाते हैं। कांग्रेस में तो लड़ाई खत्म होने के बाद एक नई लड़ाई शुरू होती है, यानी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई। बाबुल सुप्रियो जब एमपी थे ना बीजेपी का, ममता के साथ एक दिन विक्टोरिया के सामने बैठ के झाल मुड़ी दोनों बैठ के शेयर किए थे। तो तब कुछ दिन बाद बाबुल सुप्रियो तृणमूल में आ गया। और जब नरेंद्र मोदी ने वोट के लिए वेस्ट बंगाल में आया ना, पीयूष, आपका प्रिडिक्शन बड़ा सही रहा। आपने जो प्रिडिक्शन किया था कहाँ पे कौन जीतेगा, कहाँ पे बीजेपी का क्या हालत होने वाला है, ये खुद से एक तुक्का लगाया था आपने जो बैठ गया सही आज की तारीख में, जिससे आप खुद अपनी पीठ सुबह से थपथपा रहे हैं पीयूष वेल डन। या फिर तो मैंने देखा क्या एक आदमी का पूरा रेड, होली होता है ना, पूरा होली अगर पूरा लाल वाला कलर ऊपर में अगर डालोगे तो कैसा देखा रहते थे। ओ माय गॉड, आफ्टर दैट एक गाड़ी घुसा था, मैं और मेरा कैमरामैन दोनों दो रास्ते पे, एक गाड़ी घुसा था, पुलिस लिखा गाड़ी के पीछे, लेकिन एक भी पुलिस नहीं। तो मैंने बोला जे कुछ तो करिए, मेरे घर में मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं भी एक माँ हूँ, अब क्या आप भी तो एक माँ है, क्या करे, कुछ तो करिए मेरे लिए। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। भारत की राजनीति में आज एक नया इतिहास रचा गया है और जहां पर हम मौजूद हैं यहीं से इतिहास की शुरुआत हुई है। हम मौजूद हैं कोलकाता में और कोलकाता से ही एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके हम आपके सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मुनीश। रिपोर्टर्स ऑफ एयर के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं रेडियो आज तक पे, और मेरे साथ मेरे सहयोगी पीयूष, जिनको आप पहले से ही जानते हैं, मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज, जिनको आप पहले से जानते हैं, और हमारे साथ में नई सहयोगी हमारी इंदिरा हमारे साथ में है, और इनका जुड़ना आज बेहद खास है। ये आज तक बंगाल के लिए रिपोर्टिंग करती हैं, लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का आना और जाना दोनों आपने देखा हुआ है। तो एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन उसके पहले मैं एक सबको बता दूं कि जो आप मेरा कपड़ा देख रहे हैं, मेरा कपड़ा इस कलर का है नहीं। आज हम थे बीजेपी दफ्तर में और वहां पर जिस तरह से जश्न का माहौल था कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में, उस जगह पर इतना होली खेला गया है भगवा रंग के गुलाल से कि मेरे शर्ट का कलर और मेरे बालों का कलर दोनों चेंज हो चुका है। और ऐसा ही तस्वीर आप पीयूष के शर्ट पे भी देख सकते हैं। पीयूष काउंटिंग सेंटर पे भी पीयूष को ना सिर्फ तिलक लगाएगा बल्कि उसके वेस्ट बंगाल का कलर भी आज से ये हो गया, भगवा हो गया। भगवा हो गया, भगवा कलर हो गया। तो इंदिरा जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं पहले कि इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी, और क्या बदलाव की आंधी आपने एज ए रिपोर्टर महसूस की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड पोल मिला के वेस्ट बंगाल में ये पोलिंग 2 फेज के हुआ था। पिछले जो वोट हुआ था 7 दफा 8 दफा वोट देखते देखते हम लोग इतने साल हो गया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने 2 फेज का इलेक्शन डिक्लेयर किया था ना, उससे हम लोगों का मन में यह आया क्या होगा, क्या होगा क्या। फर्स्ट फेज बहुत शांत, सेकेंड फेज थोड़ा पेटी केस था, 2-1 जगह से कुछ हुआ था, लेकिन एक भी बड़ा खबर नहीं आया। तो इसलिए हम लोगों का उम्मीद था कि यह आज सुबह से
कुछ होगा, कुछ चेंजेस आएगा. 93% पोलिंग, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक. आफ्टर 1947 वेस्ट बंगाल में इतना पोलिंग नहीं हुआ आज तक. ज्ञानेश कुमार ने ये बताया क्या, कॉन्ग्रेचुलेट वेस्ट बंगाल पीपल का, कि इतना लोग वोट के लिए लाइन पे खड़े हो गए. शांतपूर्ण, पूरा पीसफुली वोट हुआ. 2011 में जब तृणमूल जो चेंजेस हुआ था, उस टाइम पे 79% पोलिंग हुआ था. तो सेफोलॉजिस्ट के बाद जो हुआ था, दे सेड कि ये चेंजेस का थोड़ा कुछ तो है, लेकिन क्या होगा रिजल्ट, ये पोलिंग कैसे हुआ, कौन दिया यह वोट, तृणमूल, एंटी तृणमूल, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी बीजेपी, एंटी SIR, क्या होगा. तो आज सब उत्तर मिल गया हम लोगों के पास कि ये वोट, हम लोगों को तो ये पता नहीं कि ये वोट बीजेपी का है या नहीं, तृणमूल का है या नहीं, लेकिन बीजेपी तो फायदा उठाया. मतलब गुस्से का वोट है. लगता है. उसकी तस्वीर ना, मैं और पीयूष कल एक ही टैक्सी में थे, हम ट्रेवल कर रहे थे, और उस टैक्सी ड्राइवर से हमने पूछा कि क्या लग रहा है आपको. बतौर पत्रकार हम सबसे बातचीत करते रहते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपने किसको वोट दिया. अब वोटिंग खत्म हो चुकी थी तो हम लोगों ने पूछा उससे कि क्या, किसको आपने वोट दिया. उसने जो जवाब दिया उससे कम से कम हवा हमें समझ में आ रही थी कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है. उसने बोला कि ना सिर्फ मैंने, बल्कि उसके पहचान के जितने भी लोग बंगाल में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, उन सभी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है. तो एक पीयूष उससे समझ में आया था कि किस तरह की हवा है. और उसके अलावा जो एंटी टीएमसी वोट की बात करें, बीजेपी का अपना वोट, जो आपने कहा कि बीजेपी का कितना अपना वोट है, लेकिन जो एंटी टीएमसी हवा थी उसकी बानगी मुझे आज, जब मैं बीजेपी के दफ्तर में मौजूद था कोलकाता में, तो वहां पर मैंने देखा कि सेलिब्रेशन अलग तरीके से हो रहे थे. पहले लड्डू खिलाए गए, पहले उसके बाद झालमुरी खिलाई गई, वहां पर गाने गाए गए झालमुरी के लिए. लेकिन जब मैंने देखा एक जगह पे 5-6 महिलाएं थी वहां पर, बीजेपी कार्यकर्ता, और वो रोए जा रही थी, लगातार रोई जा रही थी. और मैं एज ए रिपोर्टर, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई सब लोग यहाँ पे नाच रहे ये हैं. जो झालमुड़ी आप बोला ना, ये झालमुड़ी का एक हिस्ट्री है वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स में. बताओ. ये बाबुल सुप्रियो जब MP थे ना बीजेपी का, ममता के साथ एक दिन विक्टोरिया के सामने बैठ के झालमुड़ी दोनों बैठ के शेयर किए थे. तो तब कुछ दिन बाद बाबुल सुप्रियो तृणमूल में आ गया. और जब नरेंद्र मोदी ने वोट के लिए वेस्ट बंगाल में आया ना, नरेंद्र मोदी भी झालमुड़ी, कोई किस मंगाने से दुकान के घुस गए और झालमुड़ी. ये है झालमुड़ी का एक हिस्ट्री वेस्ट बंगाल में. नहीं तो आज उसकी बानगी मुझे देखने को मिली वहां पर, झालमुरी के साथ में सेलिब्रेशन किया गया. पहली बार मैंने देखा एज ए रिपोर्टर, क्योंकि हर बार मिठाई होती है, लेकिन झालमुरी के साथ में सेलिब्रेशन हुआ. और महिलाओं ने वहां पर बड़ा ही सुंदर, पीयूष को मैंने वो सुनाया भी गाना, बड़ा ही सुंदर उन्होंने गाना भी बनाया हुआ था, जिसमें कि उन्होंने टीएमसी के ऊपर और ममता बनर्जी के ऊपर तंज भी कसा हुआ था. लेकिन जो मैं कहानी आपको बता रहा था, जब मैंने देखा कि वहां पर 4-5 महिलाएं लगातार रोए जा रही हैं और आंखों से लगातार उनके आंसू गिर रहे हैं, तो मैं जाके उनसे पूछा. 3 महिलाओं से मैंने बात की. एक से मैंने पूछा कि भाई आप रोए क्यों जा रही हैं, खुशी के आंसू लग रहे हैं या क्या है. उसने बताया कि साल 2016 में उसके पति को टीएमसी के लोगों ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीटा था. उसके बाद वो अस्पताल ले गई उसको इलाज कराने के लिए. अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया क्योंकि वो टीएमसी के लोगों ने पीटा हुआ था, अस्पताल के ऊपर दबाव बनाया. सही है. इस तरह के वायलेंस के बाद में जो भी कोई रहेगा वो तो हमेशा सत्ता परिवर्तन चाहेगा. उसी तरीके से एक दूसरी महिला थी, उनका, वो टीएमसी विरोधी थी, उनको अपने बच्चे की डिलीवरी करानी थी हॉस्पिटल में, उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी. इस तरह की जब मैंने कहानियां सुनी, तब मुझे लगा कि जो एक ममता बनर्जी का कोर वोटर कहा जाता था कि मुस्लिम और महिला 2 कोर वोटर हैं, ये दोनों कोर वोटर जो हैं बिखर चुके हैं कहीं ना कहीं. और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में डबल सेंचुरी मारी है बीजेपी ने. इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी यहाँ पर सीटें पाई है. लेकिन पीयूष, आप सेंटर पे थे, वोटिंग सेंटर पे थे, शुभेंदु अधिकारी को आपने चेस किया, आप पहले भी आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ चेंजेस मिले? और जो आपकी बातचीत हुई बीजेपी के लोगों से, और पीयूष वो शख्स हैं जिन्होंने सितंबर के महीने में एक स्टोरी की थी, मुझे याद है, और इन्होंने स्टोरी की थी कि किस तरीके से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है बंगाल को जीतने के लिए. तो पीयूष, 8 महीने पहले
शुरू कर दिया था बीजेपी ने कि हमें बंगाल जीतना है, और आज की तारीख में वो बंगाल जीते हैं। कुछ कहानी बताइए आपकी नेताओं से जो बातचीत हुई। सर अभी कुछ देर पहले हम पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब नतीजे आए थे बिहार के, तब उस वक्त उन्होंने कहा था कि माँ गंगा बिहार से जब निकलती हैं तो बहकर बंगाल जाती हैं। तो उस वक्त ही जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन बंगाल में शुरू हो गया था। 2 बड़े नेताओं को यहाँ पर कैंप कराया जो पिछले 8 से 10 महीने से पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, ऑन ग्राउंड कैसे काम करना है, क्या इश्यूज हैं। सबसे बड़ी बात, पिछली बार जो गलती की बीजेपी ने वो गलतियां नहीं दोहराई। तृणमूल कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता उन्होंने नहीं लिया। जो रियल इश्यूज है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ जो डर है लोगों के अंदर, करप्शन, इन्हीं इश्यूज के चारों तरफ अपना कैंपेन बनाया। जय श्री राम जो एक नारा है ही, जय माँ काली, एक नया नारा बीजेपी ने दिया टू कनेक्ट विथ। जबकि 2021 में जय श्री राम के नारे दिए गए थे जय और श्री तब राम। बीजेपी हार गई थी। हाँ, 77 सीटें बीजेपी को आई थी। तो जय माँ काली का एक बड़ा नारा दिया। इसी के साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी बात हुई इस चुनाव में, आप मेरे चेहरे पर जो टीका देख रहे हैं, ये मैं काउंटिंग सेंटर पे था, मैं हाथ जोड़ रहा था कि प्लीज, पूरा माथा वैसे हो गया, अलग कलर का हो चुका है, भगवा हो चुका है। मैं काउंटिंग सेंटर पे था तो वहां पर इतना जोश था बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर कि शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं, जीतने वाले हैं, ममता बनर्जी को हारने वाली है, कि जब मेरा लाइव चल रहा था तो बीच में आए और बीच में ही कार्यकर्ता ने मेरे को टीका लगा दिया। वो मेरे पूरे चेहरे पर रंग लगाना चाहते थे, मैंने को हाथ जोड़ा कि खुशी का टीका है, खुशी का टीका उन्होंने आते ही मेरे चेहरे पे लगा दिया। उसके बाद से लाइव होते रहे, हम नेताओं के पीछे भागते रहे, शुभेंदु अधिकारी को फॉलो करते रहे। इस प्रोग्राम के शुरू होने से कुछ देर पहले मैंने पानी से इसको धोने की कोशिश की, साबुन भी लगाया, सब कुछ किया। ये रहेगा, लेकिन 5 अभी साल रंग तक उतर नहीं रहेगा। रहा वेस्ट बंगाल के साथ साथ 5 साल रहेगा। बंगाल की तो हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो सरकार बनाता है कई सालों तक यहाँ पे रहता है। तो वो ये टीका है जो सनातन का टीका है, ये उतर नहीं रहा है। तो जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि 5 साल तक रहेगा, इसका एक आप ये सोचिए कि असर ग्राउंड में है। लोगों में, हिंदुओं में इतना डर, और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर, इसी चीज को लेकर जो डर है हिंदुओं का, वो शुभेंदु अधिकारी पूरे भवानीपुर में घूम रहे थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वो बोल रहे थे कि हिंदू बाहर निकलकर ममता को हराएगा। हिंदुओं को डराने के लिए ममता जो है वो एक जगह जाके बैठ गई है, लेकिन हिंदू पूरी जोर शोर से ममता से नहीं डरकर और बाहर निकलकर वोट डालेगा। भवानीपुर का एक केमिस्ट्री है ना, भवानीपुर मिनी इंडिया कहते हैं भवानीपुर को, क्योंकि हिंदू है, मुस्लिम है, बंगाली है, गुजराती है, मरवाड़ी भी है, तो इसलिए भवानीपुर का केमिस्ट्री थोड़ा अलग है, बहुत अलग है। बहुत बस एक मैं घटना बताता हूँ। एक कार्यकर्ता ने बताया, पिछली बार जब 2024 में जहां पर बीजेपी हारी, उनमें से एक का इलाके में जो फिरहाद हकीम है, उनके इलाके की घटना है। एक कार्यकर्ता ने मुझे बताया, और आज ही उन्होंने बताया है, और वो बताते बताते मतलब कोलकाता पोर्ट, असेंबली है कोलकाता पोर्ट, फिरहाद हकीम का जो है, उनकी आंखों से बस आंसू नहीं आए, लेकिन उन्होंने बताया कि दादा ये सिचुएशन थी कि एक फिरहाद हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हिंदू महिलाएं, सिर्फ उन पर शक यह था कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनके साथ न सिर्फ गैंगरेप हुआ बल्कि उनके शरीर को एक पेड़ से लटका दिया गया। और इतना भयावह वो घटना, जैसे बताते बताते उनके मन में जो डर था वो मेरे को चेहरे पे दिख रहा था। तो ये दिख रहा है ऑन ग्राउंड, दिखा हमको कि हिंदू पोलराइजेशन पूरी तरह से हुआ, और उसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत में इस वक्त जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस चुनाव में ना सिर्फ टीएमसी की हार हुई बल्कि ममता बनर्जी की हार हुई, और एक बहुत बड़ा मैसेज है ममता बनर्जी का हारना, जो खुद 15 सालों से मुख्यमंत्री थी यहाँ पर। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि जितने कैंडिडेट्स हैं आप समझिए कि ममता बनर्जी है और मुझे जिताइए। लेकिन अमित, आप टीएमसी कवर करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो बातें कही जाती हैं कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे होंगे, ऐसा तो कुछ कहानी आगे सामने नहीं आएगा? कुछ देर पहले मुंह पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे। सब फेक न्यूज है। बाकी चर्चा तो हो रही है, तृणमूल की हार की चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी की हार की चर्चा हो रही है। और आपकी बात में इनफैक्ट मैं एडिशन करना चाहूंगा कि ये ममता बनर्जी से ज्यादा बड़ी हार अभिषेक बनर्जी की है। अच्छा, क्योंकि ये कैंपेन लार्जली अभिषेक बनर्जी चला रहे थे, और उन्होंने खुद लीड लिया था, खुद एचएम को चैलेंज किया था ग्राउंड पे जाके,
इसका जस्टिफिकेशन भी तृणमूल के लोगों ने मुझे दिया था कि देखिए जो अभिषेक बैनर्जी बोल रहे हैं कि हम 4 तारीख को देख लेंगे आपको, और जिस तरह की टर्मिनोलॉजी, जल्लाद वाली टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहे थे, वो काडर को चार्जअप करने के लिए था, क्योंकि एचएम ने बोला था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाएंगे हम, तो somebody had to respond, ये उनका कहना था। तो इस वजह से अभिषेक बैनर्जी ने वो स्ट्रैटेजी अपनाई और खुल के चैलेंज किया। पूरा डायमंड हार्बर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, सारे कौन कहाँ किस तरह से लड़ेगा, क्या कैंपेन मैसेजिंग होगी, इसमें लीड लेके मीता बाग पे जब अटैक हुआ उसको जिस तरह से अफ्रंट उन्होंने लिया, या आईपैक के एब्सेंस में अभिषेक बैनर्जी ने जो पैरेलली एक सिस्टम खड़ा किया, बीते 2 सालों में तो खड़ा कर ही रहे थे, और इवेंचुअली हो सकता है कि वो बैकअप प्लान बी उनको चुनाव के समय काम भी आया, जरूरत भी पड़ी। तो ममता बनर्जी से ज्यादा ये बड़ी हार अभिषेक बैनर्जी की है। और अब बड़ा सवाल भी है कि जो आने वाला साल 2 साल है, क्योंकि प्लान तो ये था ना कि 26 जीतेंगे, इसके बाद दिल्ली की तैयारी शुरू होगी, और अंदर खाने चर्चा चल रही थी, शायद इंदिरा भी अग्री करेंगे कि 29 के चुनाव में ममता बनर्जी दिल्ली की तरफ रुख करेंगी, और भाईपो जिनको यहाँ पे कहते हैं, ये हालांकि बीजेपी ये टर्मिनोलॉजी अभिषेक बैनर्जी पे चिपकाना चाहती थी, जो चिपक गया है ग्राउंड पे, लार्जली अब चिपक गया है। भाईपो जो अभिषेक बैनर्जी एबी चार्ज ले लेंगे स्टेट का, ये नैरेटिव था, ये पॉपुलेट कर गया था। तो ये अभिषेक बैनर्जी की ज्यादा बड़ी हार है। और एक चीज मुझे लगता है, जो मैंने पिछले एपिसोड में जिस पे चर्चा की थी पुलिस को लेके, और जो इंटेंसिटी हमने ग्राउंड पे पहले फेज में आका, उससे मल्टी फोल्ड ज्यादा बड़ा था। वो काउंटिंग डे पे आज जब मैं बैठा हुआ था नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर, देन आई रियलाइज्ड कि ये पॉसिबली, मुझे लगा था कि मिनिस्कल फोर्स है जो बैलेट पेपर पे दिखेगा, बीजेपी ट्रेंड लेगी और फिर जो है सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी। उसमें क्या था कि कहानी डीए से शुरू होती है कि डीए नहीं मिल रहा है पुलिस वालों को, उनको दूसरा ये लग रहा है कि बिहार में पुलिस की ज्यादा सैलरी है, झारखंड में पुलिस की ज्यादा सैलरी है, झारखंड की पुलिस हमसे बेटर ऑफ है, और सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत के आ गए, फिर भी हम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो एक मोराल डाउन था। और किसी भी राज्य में जहां 15 साल की सरकार हो जाती है, उसके बाद जो स्टेट है और स्टेट का अलग जो हिस्सा होता है, उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है काडर की वजह से। वो फ्रस्ट्रेशन था कि काडर की वजह से हमको बहुत सारा झमेला झेलना पड़ता था। एक पुलिस वाला पर्टिकुलरली मैं करूंगा इस बात को, क्योंकि चर्चा के बीच में और चर्चा होगी। शीतल कुची के बारे में बात कर रहे थे वो, और आरजी कौर। मैं कॉन्स्टेंटली आरजी कौर पे बार बार आऊंगा। टीएमसी से जो मेरी बात हो रही थी, वो लोग बार बार कहते थे नहीं, आरजी कौर को अंडर प्ले कर रहे थे। मुझे लगता है इस चुनाव को गैल्वनाइज करने में मैग्नेट के फॉर्म में काम किया आरजी कौर ने। आपको एक सिंबलिज्म चाहिए होता है, जैसे निर्भया हुआ तो वो सिंबल था, उसने पूरे देश को चैनलाइज कर दिया। वैसे ही अभया ने पूरा इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया। पानी हाटी वाज द पॉइंट, आरजी कौर ने सबको ट्रिगर कर दिया था। तो वो पुलिस वाले मुझे कह रहे थे कि मैं एसटीएफ में था, एनकाउंटर किया तो मुझे बाहर कर दिया। कूच बिहार में मुझे एक पुलिस वाले मिले थे, वो बता रहे थे कि भाई अब बीजेपी आएगी नहीं तो भाईपो आएंगे तो हमको दिक्कत होगी, ये टर्म वो यूज कर रहे थे। और फिर कैसे गुस्सा, नाराजगी पुलिस के अंदर भरी हुई थी। तो अगर पुलिस का महकमा आपके खिलाफ है, इसका मतलब टीचर्स भी नहीं है, 28,000 नौकरियां गई हैं, उसका पूरा एक सिस्टम है। और पूरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो जाल पश्चिम बंगाल में तैयार हुआ, उसने गवर्नमेंट सिस्टम में जो सरकारी कर्मचारी है उसका ग्रिप आपका उनके ऊपर से हट गया था। मुझे लग रहा था शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। पिछले एपिसोड में मैंने 3 चीजों की बात की थी। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आने वाला है पीयूष और मेरे मार्फत से, तो इसलिए मैं वो फिर से जोड़ रहा हूं। एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ थी, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था। विमेन सेफ्टी एक बहुत लार्ज इशू था। अगर कूच बिहार के माथा भांगा में मुझे महिलाएं मिल रही हैं, यंग महिलाएं जो कह रही हैं कि विमेन सेफ्टी इशू है, पानी हाटी में मिल रही है, कलकत्ता में मिल रही है, साउथ 24 में मिल रही है, नॉर्थ 24 में मिल रही है, इट्स अ पैन बंगाल इशू। देन आरजी कौर उसको ये जो आप जो महिला का सिक्योरिटी बोल रहे थे ना, ये ना एक सेटअप हो गया आरजी कर के बाद। इतना इशू नहीं था वेस्ट बंगाल में, इतने सारे
दिन हम लोगों का इतना इशू मालूम नहीं था। ये क्या मैग्नेट की तरह कम कर रहा है ये आरजी का इशू। मैंने एक बात आज ही ये बातचीत हुआ था। आपको मालूम है शिंगूर 2011 के आगे उस शिंगूर में एक घटना घटी थी उस टाइम पे। तापोशी मलिक बोल के एक घटना, उनको ऐसा तरह वो जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था, उनके टाइम में ममता बनर्जी जो काम किए थे ना बहुत अच्छा। और आरजी कर के टाइम पे हम लोग जो ममता बनर्जी के देखा ना बहुत डिफरेंट है। ये ममता बनर्जी बिफोर 2011, ममता बनर्जी आफ्टर 2021 टोटल डिफरेंट हो गया। मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने विमेन सेफ्टी वाला इशू पीछे रखा और पॉलिटिक्स को आगे रखा। इफ आई एम राइट। टोटली जिसके तरह ये आरजी का केस हुआ था ना कोलकाता में, एक दिन दो दिन नहीं, बहुत बहुत सारे दिन ये जो जूनियर डॉक्टर है ना उन लोग रास्ते पे थे, टीचर रास्ते पे थे। क्या करे ये स्टेट, टीचर, डॉक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर आर ऑन द रोड। कई सारे टीएमसी के अपने नेता ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए थे। इसमें तो आप शायद लाइट भी डाल पाएंगे क्योंकि चर्चा हो गई कि टीम एमबी और टीम एबी इस मामले पे अलग हो गई थी। मुझे बताया गया था। सही बात है। कुछ तो सही है, अगर सही नहीं होते तो ये रिजल्ट तो नहीं आते थे ना। वो जो आरजी कर वाले जो केस है ना, थोड़ा ये पूरा के पूरा ये घटना का जो इशू था टीएमसी के तरफ गए थे पूरा। ये हैंडल ठीक से नहीं कर पाते ममता बनर्जी। ये तो हमें भी उस समय जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें ये समझ में आ रहा था कि उसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया। ऐसे समय पे जहां पर जो मुख्य आरोपी है कहीं ना कहीं आपके पार्टी से संबंधित है और वो कई घंटों के बाद गिरफ्तार होता है। लेकिन अमित जो आप बोल रहे थे उसमें दो चीजों पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक आईपैक को लेके और दूसरा जो सरकारी महकमा है। मैं और पीयूष कल एक बहुत ही वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली से, बंगाल में काफी महीनों से हैं और इस जीत में बड़ा श्रेय पीयूष उनका जाता है। कल जब हमसे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया हुआ था इसमें, और आईपैक का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप अपने पार्टी का पूरा सिस्टम एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं। वो पार्टी अगर आपके लिए स्लोगन भी तैयार करना शुरू कर देती है तो इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं सही बिल्कुल। उन्होंने ये भी बताया कि किस नेता को क्या ट्वीट करना है, किस नेता को क्या बयान देना है, वो आईपैक डिसाइड कर रहा था। आप एक थर्ड पार्टी को अपना सिस्टम पूरा दे देंगे तो आप हैं क्या? वाई आर यू अ पॉलिटिकल पार्टी? क्या आप राजनीतिक दल क्यों, आप लोगों के बीच में क्यों है कि एक अलग से एक कंपनी आपका सब कुछ मैनेज कर रहा है। और इसी चीज को बीजेपी शुरुआत में समझ गई थी। आप सोचिए बीजेपी का संगठन कितना स्ट्रांग है कि उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही क्या रियल इश्यूज है जो लोगों को हिट कर रहे हैं, क्या इश्यूज है जो जिनसे लोग परेशान है। ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी पहली बार किसी सरकार के खिलाफ है, लेकिन इतनी भारी, इतनी बुरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है सरकार के। साथ में जो फेलियर्स है, सिंडिकेट। सोचिए यहाँ पर मेरी कल किसी से बात हो रही थी, वही बता रहे थे कि अपनी जमीन खरीदी हुई, उस जमीन को खरीदने के लिए भी आपको पैसा देना है। मतलब अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए की आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए किसी सिंडिकेट को दीजिए तो आप जमीन आपके नाम होगी। उस जमीन पर घर बनाने के लिए एक एक ईंट, एक एक रोड़ी आपकी है। उस जगह पर घर बनाने के लिए आपको सिंडिकेट को पैसा देना है, कट मनी देना है, लेंटर डलना है, उसके बाद आपको कट मनी देना है। क्या सिस्टम है? एक चाय वाले का जिक्र कर रहे थे आप दोपहर में। हाँ, चाय वाले जो है उनका स्टॉल जो है वो फुटपाथ के पास लगा और बहुत अच्छी चाय हमने उनके यहाँ पी। तो जैसी चाय पी तो उन्होंने हमसे पूछा आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा कि हम लोग मीडिया से हैं और दिल्ली से आए इलेक्शंस कवर करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि सर मजा आ गया। मैंने कहा कैसे मजा क्या आ गया? तो उन्होंने कहा कि हमको जो बदलाव दिखा है ना, उस बदलाव से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। आप ये सोचिए कि मैं यहाँ पे स्टॉल लगाता हूँ, महीने का 40-50 हजार रुपए कमाता हूँ और यहाँ पर मेरी दुकान के सामने 4 से 5 लड़के बाइक पर आते हुए उर्र करते हुए आते और कहते लो पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मैं गरीब आदमी बाहर से आकर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप किया है, मेहनत से कमाता हूँ और इन लोगों को मुझे अपना पैसा देना होता है। नहीं दूंगा तो आप ये देखिए मेरे ऊपर का ये जो ऊपर शेड लगा है ये तोड़ दिया। पिछली बार कमाई नहीं हुई तो वो तोड़ दिया। और नहीं देंगे
तो आके कहेंगे पूरा स्टॉल तुम्हारा हटा देंगे। तो आप सोचिए इस तरह से लोग डर के अंदर जी रहे हैं। पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि एक डर एसआईआर का, तो चलो लोगों ने कहा कि हाँ एसआईआर की वजह से लोगों में यह था कि शंका की अगली बार नाम कट जाएगा तो इसलिए आके वोट डालते। वो डर जो एक्चुअली में हम लोगों के चेहरे पे फील किया, मैंने आपको चाय वाले का किस्सा बताया, मैंने आपको उस हिंदू महिला के साथ जो हुआ वो वाला किस्सा बताया, एक आलू किसान के साथ जो पिछली बार हुआ था वो मैंने आपको बताया। तो आप सोचिए ये वो डर है जो नहीं दिख रहा था, और इसी डर ने अपना काम कर दिया। और जो स्लोगन है ना बीजेपी का, भय आउट भरोसा इन, तो शायद वो भरोसा लोगों ने अब बीजेपी को भरोसा होगा या नहीं ये तो बाद में मिलेगा इसका आंसर। लेकिन आप जो कहते थे ना, मेरे एक बात हुआ था पिछले सप्ताह में एक आइसक्रीम वाला के साथ, आइसक्रीम वाला के साथ उन्होंने बोला क्या हर रोज लोग आते थे, ये आपका क्या होगा ये देखा नहीं, सेल हुआ या नहीं, एवरी डे मानी उठा के लेके चले जाते हैं। एक आइसक्रीम वाला कितना ही बेचारा कमा लेता होगा, लेकिन उससे भी आप पैसे ले रहा हो। इंदिरा, इतने समय से आप पश्चिम बंगाल में पत्रकारिता कर रही हैं, वायलेंस को लेकर जो इतना सारी घटना होती हैं उसको लेके आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप मेरा एक एक्सपीरियंस है भांगोड़ में जो हुआ था। आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी वो जीते थे वो भांगोड़ का सीट आज, लेकिन वो हुआ था 2023 में भांगोड़ इलेक्शन। मैंने जब गए थे उस दिन इलेक्शन चल रहा था, बहुत बम्बिंग हो रहा था, बहुत बम्बिंग हो रहा था। और पता नहीं क्यों मुझे मेरा बॉस बोला जो घुस जाओ, अंदर में घुस जाओ, क्या हो रहा है दिखाओ। तो मैंने जाते जाते, मेरा कैमरामैन था एक मेरे साथ, वो कैमरा लेंस में मुझे मना किया और मत जाओ। अगर जो कैमरा लेंस में जूम करके जो दिखा रहा था आंख में नहीं दिख रहा था मुझे, मैंने घुस गया, मैंने दिखा दिया ऑन एयर। तब एक दंगल जो है ना, 20-30 लोगों का एक दंगल सामने आ रहे थे, बहुत सारे। तो एक मुझे मालूम नहीं था कि ये हो सकता है। पहले बॉम्बिंग किया, स्प्लिंटर मैं और मेरे जो कैमरामैन है उसके सामने गिरा। आपको भी लगा? नहीं लगा, नहीं, गॉड सेक फॉर गॉड प्रॉमिस, गिरा था तो हो गया, बच गया, कुछ नहीं होगा चलो। तो और कुछ टाइम के बाद, 2-3 मिनट के बाद, वो पूरा दंगल हम लोगों के सामने आ ग्रुप गया। जो था पूरा ग्रुप आ गया सामने। तो मैंने देखा क्या एक आदमी का पूरा रेड, होली होता है ना, पूरा होली, अगर पूरा लाल वाला कलर ऊपर में अगर डालोगे तो कैसा दिखा रहे थे, पूरा रेड खून से, वो मुझे मालूम नहीं है कि वो कलर और या खून सामने। तो मैंने पूछा हुआ क्या, ओ कुछ नहीं है, मैंने चोट लग गया, कुछ नहीं है। ओ माय गॉड, आफ्टर दैट एक गाड़ी घुसा था, मैं और मेरा कैमरामैन दोनों दो रास्ते पे, एक गाड़ी घुसा था, पुलिस लिखा गाड़ी के पीछे, लेकिन एक भी पुलिस नहीं है। किसके चल रहा है हम लोगों का आज भी मालूम नहीं है। पूरा 2 के अंदर वो गाड़ी घुस गया। मैंने दो लोग, बूम और कैमरामैन, बूम कॉर्डलेस था, दोनों अलग हो गया। और जो मॉब है ना, मॉब सामने आ गया। तब क्या करे, वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके अंदर में घुस गया। और मैं क्या करे, राइट साइड में कुछ छोटा जो घर है ना, वो घर के अंदर में एक गली में घुसा गया। तो उनका जो लोग है ना वहाँ पर जो रहते हैं, मुझे घुसने नहीं दिया। उन लोग मुझे बोला कि आप वो तुमको देख लिया, अगर हम लोग तुमको यहाँ छुपा के लिए कोई जगह देगा तो रात में आएगा, हम लोगों को उठा के लेके जाएगा। इतना डर था उनके मन में? इतना डर था। तो मैंने बोला जे कुछ तो करिए, मेरे घर में मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं भी एक माँ हूँ, अब क्या आप भी तो एक माँ है, क्या करे, कुछ तो करिए मेरे लिए। तब उन लोगों ने मुझे बोला कि अंदर में जाओ, घर में जाओ, कोई शब्द मत करो, फोन स्विच ऑफ करो, अगर टावर में लोकेशन आएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो घर में मैं घुस गया। तो जो चावल का ड्राम है ना बड़ा बड़ा, उस अंदर में मैंने घुस गया। और मुझे उन लोगों का जो क्या बोलता है, ये जो घर का जो सामान है वो ऊपर में, मतलब चावल के ड्राम पे छुपा के ऊपर सामान दे के उन लोग बाहर से लॉक करके बाहर चला गया। तो मैंने देखा पूरा के पूरा जगह माने
क्या हो रहा है, पूरा के पूरा बॉम्बिंग, पूरा के पूरा जगह बॉम्बिंग। और क्या हो गया, मेरे तांडव चल रहा है बाहर में उन लोग। ये तांडव 2-3 घंटा तक चलेगा। तो ऑफिस से बार बार मेरा बॉस ने मुझे फोन किया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो 3 घंटा के बाद वो जगह क्लीन हुआ, तब मैंने वो घर से निकाला। कैसे निकाला ये और एक स्टोरी है। वो जो बूम है ना हम लोगों का, पार्ट पार्ट करके मैंने अलग किया। वो जो बाहर का जो लोगो है वो मैंने वही चावल के अंदर में पूरा घुसा दिया और 2-3 पार्ट अलग करके पॉकेट वैसे तो ऐसे ये ताकि करके किसी को समझ में ना ना आए कि कि हम आप मीडिया पत्रकार हैं और आपके पास माइक है। अलग जो पीछे वाले एक रोड है वहां से मुझको एक सेफ जगह में वो लोग तो छोड़ आप दिया। चावल के उसमें छुपे हुए थे तो आपको दम नहीं घुट रहा था, सांस आ रही थी या क्या किस माय गॉड, ये लाइफ टाइम मेमोरी, लाइफ टाइम मेमोरी। कितनी देर तक आप रहे उसमें? 2 घंटा, 2 घंटा, शायद 2 घंटा। महसूस हुई आपको? बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन क्या करे, कुछ जान तो बचानी है तो करना पड़ेगा। जान का खतरा है तो क्या करे। लेकिन जो आपने अभी बताया ना, मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं ने पश्चिम बंगाल में ये एक्सपीरियंस किया है और उसी का नतीजा आज इलेक्शन के समय देखने को मिला है। एकदम। लेकिन भांगड़ ऐसा टाइप का ही है, ऐसा टाइप का ही है। ये आज नहीं है, 2023 में ये हुआ, ऐसा नहीं। भांगड़ ऐसा जगह है जो होता है, ये वायलेंस होता है, लेकिन इस टाइम में भी इतना पीस कैसे होगा, ये मैजिक तो सर ये गणेश चीज़- कुमार। ये जो बताया है इंदिरा जी ने, इस चीज से ये चीज साबित होती है कि आप महीने का 1500 रुपए दीजिए वो जरूरी नहीं है। हमें सेफ्टी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। और इसी चीज, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा, महिलाओं को सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहा, तभी ये प्रचंड बहुमत एक तरफा एक पार्टी को मिला। लेकिन जो वो कह रही हैं, इंदिरा जो कह रही हैं, भांगर का हिस्ट्री वायलेंस का लेफ्ट के टाइम पे भी इसी तरह का बिल्कुल सोड के आपके तलवार की नोक पे वहां पे चुनाव हुए हैं। और बॉम्बिंग इज पार्ट ऑफ इलेक्शनरिंग प्रोसेस इन भांगर। वहां पे बम, इलेक्शन मतलब बम चलना है। जब लेफ्ट कांग्रेस का था तब बम चलता था, लेफ्ट टीएमसी बम चला। आईएसएफ के राइज के बाद फिर से बहुत ज्यादा वायलेंस वहां पे बढ़ा क्योंकि टीएमसी का टर्फ चैलेंज हुआ। अब लेकिन पीयूष क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ चैलेंज बीजेपी के लिए जीतना नहीं। पिछले एपिसोड में मैंने अकबर वाला रेफरेंस दिया था, अब रेफरेंस हो सकता अकबर और उनके बेटे वाला, दोनों आपने एक इसी साल में कवर कर लिया है। कांग्रेस से लेफ्ट, लेफ्ट से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी। बीजेपी के आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को अभी ये इमेजिनेशन होगा कि शायद वायलेंस नहीं होगा, शायद फिर से। लेकिन आज क्या हुआ, आज बांकुड़ा में देखा, आसनसोल में देखा, वो तो वायलेंस। मैं फिर भी कहूंगा अभी तो बहुत माइल्ड वर्जन है जो हमने अभी तक देखा है उस हिसाब से। अभी तो क्या आने वाले time में अगले 2555 60 दिन तक यहाँ पर उस सेंट्रल फोर्स है ना, हाँ सेंट्रल फोर्सेज यहीं पर है, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस 2550 कंपनी सेंट्रल फोर्स है। और 2 महीने तक रहेगा। देखिए, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आपका जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए चुनौती होगी। लेकिन अगर आपने वो भरोसा, अगर जो आपकी जनता है, वेस्ट बंगाल की जो जनता है, उसके ऊपर अगर आपको दिलाना है तो आपको कुछ इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आपकी दृढ़ शक्ति है, जैसे इससे बड़ी प्रॉब्लम थी देश में नक्सल की, लेकिन जब अमित शाह गृह मंत्री ने डिसाइड किया कि भाई हमें नक्सल खत्म करना है, तो आज की तारीख में नक्सल खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने जब डिसाइड किया कि भाई अब वायलेंस की घटनाएं कम होनी चाहिए। आज की तारीख में इक्का दुक्का घटनाएं आती हैं, घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री ये चाहे कि मेरे प्रदेश के किसी इलाके में न बम चले, ना वहां पर इस तरह का वायलेंस, ना कोई मरे, तो मेरे ख्याल से कम जो पब्लिक है उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और फिर जो इस तरह के प्रॉब्लम्स है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। एक बड़ा चुनौती तो रहेगा। लेकिन पीयूष, आपका प्रिडिक्शन बड़ा सही रहा। जी। आपने जो प्रिडिक्शन किया था, कहाँ पे कौन जीतेगा, कहाँ पे बीजेपी का क्या हालत होने वाला है, ये खुद से एक तुक्का लगाया था आपने जो बैठ गया सही आज की तारीख में, जिससे आप खुद अपनी पीठ सुबह से थपथपा रहे हैं पीयूष, वेल डन। या फिर बीजेपी के लोगों से आपकी बातचीत थी और उसके बाद आपको अंदाज था, ग्राउंड पे जाके अंदाज था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आने वाला है? अंदर की कहानी बताना इस बार। लेकिन जी, मैं बिल्कुल अंदर की कहानी बताऊंगा। जिस तरह से हम रिपोर्टिंग करते हैं, तुक्का लगाना तो बहुत दूर की बात है। क्यों?
क्योंकि हमारी बातचीत होती है उन नेताओं के साथ जो इस तरह के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आपको याद होगा कि हमने बताया था असम और बंगाल दोनों जगह बीजेपी आएगी। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि जब मेरी बात हुई एक बीजेपी के नेता से, उन्होंने मुझे बताया कि बंगाल में पिछले 3 चुनाव से बीजेपी लगभग 120 सीटों पर बढ़त बनाती रही है, जीत नहीं पा रही, या वहां पर मतलब वो इट इज नॉट टर्निंग इनटू अ सीट और एक उनके फेवर में नहीं आ रहा, बट वहां बढ़त बनाती रही है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 120 सीटों पर जब हमारी बढ़त रही है तो 60-70 सीटें निकालना बंगाल में कोई मुश्किल बात नहीं है। ये वो बीजेपी नेता हैं जो पिछले काफी सालों से अलग अलग प्रदेशों में चुनाव के प्रभारी रहे। असम को लेकर शुरुआत से ही बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, और जिस तरह से प्रो इनकम्बेंसी हिमंता बिस्वा शर्मा के फेवर में काम किया, आप सोचिए 100 का आंकड़ा पार कर दिया, 126 की रेयर है। असम जैसी जगह जहां पर एक समय पर कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं था, ठीक ठीक ठीक। और आज सोचिए 126 में से 100 का आंकड़ा पार कर लेना, अपने दम पर सरकार अब बीजेपी वहां पे बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जिन लोगों को जिम्मा दिया जाता है, उनसे हमारी सीधी बातचीत होती है और वो बताते हैं कि किन किन इश्यूज को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपका सूत्र मजबूत है। एक बात आपसे, क्या SIR करके ये जो महल है ना पश्चिम बांग्ला में, ये क्या निर्वाचन कमीशन ने कर दिया बीजेपी को? आपको क्या लगता है ये महल क्या इसी बना दिया? नहीं, क्या कैसे कर सकता है? आप ये सोचिए कि जो SIR प्रोसेस है वो क्यों हो रहा है, ताकि जो रियल वोटर्स हैं, जो असली वोटर है, वो वोट डाले। आप सोचिए SIR के बाद और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है, मैसिव वोट हुआ है, 93% वोट हो जाना, क्या आपको लगता है कि ये आसान बात है? नॉट ओनली SIR, ये जो सिक्योरिटी हुआ था ना सेंट्रल फोर्स का, ये तो महल का पीछे एक कारण है ना। अब वॉयलेंस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ठीक। जो एक शिकायत लोगों की हमेशा रहती थी कि पश्चिम बंगाल में आदमी डर की वजह से वोट नहीं कर पा रहा है, इस बार कम से कम जो तस्वीरें साफ निकल के आई हैं सामने, उससे कम से कम ये लग रहा है कि लोगों के अंदर डर नहीं था और लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने वोट किया है, चाहे वो TMC के लिए वोट करना। हाँ, लंबी लाइनें देखने को मिली पहली बार, इतना 2 दिन ही बारिश हुआ था। बहुत लंबी लाइनें वहां पे देखने को मिल रही थी। अमित, जिस तरीके से हम पीयूष ने बात की, जो इसके मजबूत सूत्र हैं जिससे इसके प्रिडिक्शंस एकदम सही जा रहे हैं, आपके भी सूत्र हैं TMC के। हाँ। अब जो रिजल्ट आए हैं, क्या TMC को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है? जो आपने TMC के नेताओं के साथ में ऑफ रिकॉर्ड कन्वर्सेशन की थी, उससे क्या आपको अंदाजा था? क्योंकि वोट शेयर में बहुत ज्यादा 4-5% का ही फर्क है, लेकिन सीटों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता तृणमूल कांग्रेस को उम्मीद थी। 2 दिन पहले की भी मैं बात बताता हूँ, रात में मेरी बात हो रही थी और सिस्टम जहां से मैनेज होता है उस चैनल के आसपास मैं बात कर रहा था, तो तब भी जो है यही चर्चा हो रही थी बार बार कि कैसे वी आर कंफर्टेबल 200। मैं बोल रहा था कि बॉस, जो ये 3 फैक्टर कि एंटी इनकम्बेंसी, यूथ और इसके साथ साथ RG कौर, विमेन सेफ्टी, ये सब जोड़ जाड़ के, अगर मैं सिर्फ डेमोग्राफी, जिसकी बात मैं पीयूष को बार बार कहता था कि बाय दी वर्च्यू की बंगाल की डेमोग्राफी ऐसी है कि आप निकाल लोगे इन सारे ऑड्स के बावजूद, तो आप 170-180 का बॉलपार्क जो है आपका रहेगा। वो डिसएग्री करके कह रहे थे नहीं 200 तो हमारे नंबर्स में आ रहा है, हम तो पहले वाले ही चरण में 100 में हैं और आप लोग नहीं मान रहे हो दूसरे चरण में। ये हमारा एरिया है, साउथ 24, नॉर्थ 24, कलकत्ता तो हमारा एरिया है। और कुछ दिन पहले तो पॉडकास्ट में शायद मैंने बोला भी था कि एक नेता ने मुझे कहा कि कलकत्ता में अगर एक भी सीट बीजेपी जीत जाएगी तो हमारा एक सांसद सर मुड़वा लेगा। तो मुड़वाएंगे कि नहीं, ये सवाल पूछना पड़ेगा। एक सांसद ने तो ये भी कहा कि अगर 200 से कम सीटें आई तो मैं खुद ही जाकर बिना ममता बनर्जी को बताए इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा देना ही पड़ेगा अभी। एक बार मैसेज करके पूछे कि कहाँ पहुंचे हैं वो अभी? प्यार है कि नहीं। और लेकिन हाँ, एक चीज उनको डर था, जो दबी जुबान से बोल रहे थे, पता नहीं हो सकता है सिस्टम में उन लोगों को भी बड़ा डर लग रहा हो। 27 लाख वोटर जो डाउटफुल डिस्क्रिपेंसी जो थी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की लिस्ट में जो 27 लाख वोटर्स ये आए, इसको लेके TMC तैयार नहीं थी, क्योंकि ये आखिरी फेज में हुआ और ये 27 लाख एक झटके में आउट हो गया, तो उनको नहीं पता था कि ये किस तरफ करवट बैठेगा, ऊट किस तरफ करवट लेकर बैठेगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। माइग्रेंट लेबर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे कि माइग्रेंट लेबर अगर बीजेपी लेके आ रही है
तो हमने भी बसों में माइग्रेंट लेबर्स लेके आए हैं, तो वो वोट भी हमको पड़ेगा। अगर कोई 42,000 रुपए 50,000 रुपए खर्च करके अपना स्टेक पे लगा के आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिली थी, तो वो वोट तो हमें ही देगा, किसको वोट देगा? तो वो शायद नंबर्स, अब मैथ इज नॉट मैथिंग, मैंने पिछली बार बोला था, अभी भी नंबर्स मुझे समझ नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसी डेमोग्राफी के बावजूद अगर टीएमसी 80 के आंकड़े के नीचे आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि लार्जली आपको हिंदू वोट बैंक का बहुत मिनिस्कल पोर्शन मिला है। पिछले 21 में मैंने नंदीग्राम और बाकी बहुत इंटीरियर्स में देर रात तक बैठ के मैंने रिपोर्ट्स किए थे, तो मुझे तो दिख रहा था कि महिलाएं और जो स्कूल से पास आउट लड़कियां जो कॉलेज गई हैं, वो लोग ममता बनर्जी को लेके लॉयल्टी वोट बैंक है जो दे रहे। तो वो गया आपका। दूसरा मुस्लिम वोट बैंक, अभी मैं मैप इस प्रोग्राम में बैठने के पहले मैप देख रहा था। मालदा मुर्शिदाबाद के रेंज में जिस मुस्लिम वोट बैंक की वजह से तृणमूल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है इमेज का, वो किला भी दरक गया है। हुमायूं कबीर दोनों सीट जीत गए। कांग्रेस पार्टी वहां पे मुर्शिदाबाद में सीट निकाल कर ले गई है, 2 सीट निकाल के ले गई है। और तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वोट बैंक जहां से आप इतना हाई होप्स रखा था अपने, वो किला भी दरकता गया आपका, और आपको पता नहीं चला। तो कुल मिला के ट्रैकिंग सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट में एक चीज मुझे लगता है, मैं कुछ कॉमन्स, क्योंकि हम लोग सब बहुत सारे चुनाव सब कोई कवर करते आए हैं, मेरी एक एक्सेप्टेंस है। 2017 में यूपी का चुनाव मैं कवर कर रहा था, बहुत एक्सटेंसिवली घूमा था, और तब मुझे सब कह रहे थे अखिलेश की सरकार ने काम किया है। मैं तब एक कब रिपोर्टर था, तो मैंने कहा भाई काम किया है तो वोट मिलेगा। रिजल्ट एकदम अलग आया। इस बार बंगाल ने मुझे फिर से एक दशक बाद सिखाया है कि हर बार नंबर्स, अरिथमेटिक और जो डेमोग्राफी होती है वो सब कुछ नहीं होता है। कई बार अगर ऐसा होता तो 11 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनती, 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते। और एक ना कैंपेन्स क्लिक करते हैं। 2025 का दिल्ली का चुनाव रैप अप हो रहा था, कैंपेन अरविंद केजरीवाल का कारकेड वापस आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचा था, और उसी दौरान एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के बाहर निकल रहे थे। हम दोनों की 30 सेकंड की बातचीत थी, आंखों से मिलाकर। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, मजा आया? मैंने कहा सर किक नहीं आया। उनका भी एक्सेप्टेंस था। हाँ, तो जब कैंपेन्स हिट होते हैं ना, तो आपके गाने हिट होते हैं, क्लिक करता है। बांग्ला नीजर में के चाय सबकी जुबान पे 21 में चढ़ा हुआ था। इस बार जो तो ही करो हमला आवाज जीत नहीं किया। और मुझे लग रहा है वो फाइटिंग, शायद वोटर्स को प्रॉब्लम हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल एक फाइटर ऑन द स्ट्रीट, फ्रंट से लेंगे। दिल्ली में लोग उब गए, बंगाल में भी ये जो तो ही करो हमला आबार जीत पे बांग्लादेश, जो फाइटिंग, कांस्टेंट मोड ऑफ फाइटिंग का जो प्रोसेस है, शायद वो पॉपुलेट नहीं कर रहा है। तो एक लर्निंग है एज अ रिपोर्टर मेरे लिए। एक कैंपेन वाला जो मैं बात कर रहा हूं कि जब आपके गाने क्लिक नहीं कर रहे होते, तो संभवतः वो एक बहुत जबरदस्त लिटमस टेस्ट है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट। और आखिरी चीज कि 27 लाख जो डिलीशंस हैं, उस पे मैं अमित कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए 27 लाख की चर्चा होगी, और इसकी चर्चा अगले आने वाले दिनों में लगातार होगी, क्योंकि टीएमसी जो है अपनी हार का ठीकरा या तो एसआईआर पे फोड़ने वाली है, या नहीं तो ईवीएम पे, कि ईवीएम मैनिपुलेट कर दिया। ईवीएम पे लेकिन जा नहीं सकते हैं आप। सॉरी, ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ईवीएम पे, और इसी प्रोग्राम पे हमने बैठ के बोला है कि अभिषेक बैनर्जी ने राहुल गांधी से लेके तेजस्वी यादव को आधे घंटे डिनर पे समझाया था कि ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है बॉस, ईवीएम हैक नहीं है, आपका वोटर लिस्ट हैक हुआ है। तो अगर आप ईवीएम पे वापस जाएंगे, ये तो बेईमानी होगी। लेकिन अब देखते हैं आगे बयान आएंगे। तो जो एसआईआर वाली बात कर रहे थे, यही टीएमसी, अगर मैं गलत नहीं हूं, और आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, तो जब एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था और ये खबर है कि टोटल 90 लाख के करीब है, जिसमें 27 लाख मुस्लिम है, तो इसी टीएमसी ने बोला कि ये तो बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि लगभग 60 लाख हिंदू वोट कटे हैं। और बीजेपी को ये चीज पता था। तो अगर सिर्फ आप इस पे जाएंगे कि एसआईआर की वजह से हमारी हार हो गई, तो वो 60 लाख वोट अगर ट्रेडिशनल वे में देखें, अगर बीजेपी को जाते तो हो सकता है इससे बड़ी जीत मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि एक जो कॉमन ग्राउंड पे सेंस था, वो ममता बनर्जी के खिलाफ था। एसआईआर एक आपकी हार छुपाने का बहाना हो सकता है। एज ए रिपोर्टर हो सकता है मैं इस बात को ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है
हो सकता है कि एसआईआर की आड़ में आप छुपने की कोशिश करें। एक बात तो साफ था, ग्राउंड पे जितना मैंने देखा, पीयूष ने देखा, आपने भी शायद अमित देखा होगा वो चीज मैं तो कह ही रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी वेव तो कह रहा कि हूँ ममता के डेमोक्रेसी की खिलाफ वजह में से। वो था। हाँ। दूसरा, कई लोगों से जब मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि जो बीजेपी की लड़ाई होगी ना, वो 100 सीट के बाद होगी, क्योंकि पूरी जो टीएमसी थी वो 100 सीटों को लेके आश्वस्त थी कि 100 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ना 25 से 30% का है, तो वहां पे तो आराम से जो टीएमसी है जीत जाएगी। 33% एग्जैक्टली जो मुस्लिम वोट बैंक है ना वेस्ट बंगाल में 33% के आसपास। ये लेफ्ट टाइम में लेफ्ट के हाथ में थे, तृणमूल के टाइम पे तृणमूल के हाथ पे थे। वो वोट बैंक अभी बीजेपी ने ले लिया, तो पूरा नहीं, ज्यादा। मैं इस पे आऊंगा और आप ही से मैं ये पूछना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं टीएमसी को ना ओवर कॉन्फिडेंस था कि 33% के आगे अगर हमें 10-12% भी वोट मिल गया तो कम से कम वो हमारा यही सीट 20% का ही कैलकुलेशन हाँ था ऊपर। वो उनका निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक तो 90%, 93%, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे 97% तक वोटिंग हुआ है। इंदिरा, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि जो मुस्लिम वोटर्स, कोर वोटर बोला जाता था ममता बनर्जी का, क्या वो इस बार नरेंद्र मोदी के साथ में गया है? जो महिला वोटर्स थी, जिनको बोला जाता था कि वो भी टीएमसी की एक ट्रेडिशनल कोर वोटर हैं, क्योंकि आप सीएम एक महिला थी तो इसकी वजह से महिलाएं भी वोट देती थी, 1500 रुपए वाली स्कीम थी उनकी, तो क्या महिला, मुस्लिम, सारी कम्युनिटी ने मिलके इस बार एंटी ममता वोट देकर बीजेपी को जिताया? अगर हर बूथ में जो पोलिंग हुआ था ना, वो रिजल्ट आएगा तो पूरा के पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तब एक बात है, ऊपर वाला जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं। वो तो हमने कई इलेक्शंस में देखा है। बीजेपी को दे दिया छप्पर फाड़ के। तो ये मालूम होगा 2-3 दिन बाद, अगर पूरा के पूरा जो हिसाब आएगा ना, तो मुझे ये मालूम है कि 2-1 महिलाओं में ये बोले थे, जो एसआईआर जब चल रहे थे, लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए, मेरे घर में जो लड़का है लड़की है उनके लिए काम चाहिए। हाँ। काम चाहिए। मेरा घर में जो नौकर है ना, वो ये बात जो काम करते हैं मेरे घर पे, वो ये बोला, दीदी क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, ये 1500 रुपए में घर चलेगा? मेरे बच्चा का एक काम चाहिए, क्या करेगा वो? पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई के बाद क्या करेगा वो? तो मैं जैसा काम कर रहा है ये नहीं करना चाहते है ना, तो क्या करेगा? काम मिलेगा? डॉक्टर क्या करते हैं, इधर रास्ता पे बैठते हैं, टीचर नौकरी चले जाते हैं। आपका एक बात तो सही है ना, 15-20 इयर्स काम करने के बाद अगर मेरा काम चला जाएगा, क्या करें हम लोग? ऐसा ही हुआ। डीए नहीं मिलते हैं, कितने सारे डीए अभी तक नहीं छोड़े। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन दिए, पिछले 2-3-4 साल में ये चल रही है, नहीं मिलेगा डीए। कहा ये तो एंटी इनकम्बेंसी आज से नहीं है, 21 पे 2021 पे जब तृणमूल बैक किए थे, जो बोला कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसे टाइप का पीपल है ना हम लोगों को देश में, एक बला खाते थे। क्या करें? एक टाइम सिर्फ क्या करें उन लोग? कुछ तो है। इंदिरा, एक और चीज पूछूंगा मैं कि इस बार जिस तरह से रिजल्ट आए, ऐसा लग रहा है कि वेव इलेक्शन था, सुनामी आई और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। जब आपने 2011 का इलेक्शन कवर किया था, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन के आई थी, ऐसे टाइप उस का वक्त हवा किस था, तरह का माहौल था? ऐसे टाइप का माहौल था, ऐसे टाइप का एक्यूरेट ऐसे टाइप का माहौल था। मैंने आज सुबह से ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आए थे ना, बीजेपी सुबह से अपर डिवीजन में नंबर था, तृणमूल नीचे था, ऐसे टाइप का माहौल था। तृणमूल 2009 पे जो हवा थे ना, ये 2024 अगर लोकसभा हम लोग जो देखे थे, उसके बाद भी आए सेम टाइप का हर Same फ्रंट type पर का। फेलियर एक सवाल लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, अब आप लोग इस पे बताइएगा, मैं तो बस सवाल सदन में रख के छोड़ दे रहा हूँ। क्या एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि 2024 में लोकसभा में जो क्षेत्रीय दलों ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया,
तो जो एंटी इनकम्बेंसी या बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जो भी था वो निकल गया, और अब उनके विधानसभा चुनाव में जो डिविडेंड उनको विधानसभा में लेना था वो पहले एफडी उन्होंने इनकैश करा ली। शिवसेना, शरद पवार गुट महाराष्ट्र में, उसके बाद आप यहाँ तृणमूल कांग्रेस का हाल देखिए, डीएमके का हाल वहां देखिए तमिलनाडु में। तो क्या आप लोगों को भी लग रहा है, या मेरी एक नई क्यूरियोसिटी है आज के रिजल्ट को देख के, अब मैं उस बात को लेके क्यूरियस हो रहा हूं कि आपने समय से पहले एफडी चेक को जो है भंजा लिया है, उसको इनकैश कर लिया है, तो अब जब आपकी असली बारी थी, ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है। मेरा मानना ऐसा है, जो आपने बात कही, हालांकि ये एक अपने आप में रिसर्च का विषय है, एज अ रिपोर्टर ऑल्सो, एज अ सेफोलॉजिस्ट, और जिनको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अपने आप में रिसर्च का विषय है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उस वक्त जो जनता है बहुत अलग तरीके से वोट करती है। हो सकता है कि वो उस वक्त रीजनल पार्टी को पिछले इलेक्शन में वोट की हो, 2 साल के बाद में अगर वहां पर लोकसभा के इलेक्शन हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट करें या किसी और चेहरे पे वोट करें। लेकिन हो सकता है कि उसके अगले चुनाव में वो अपनी ही क्षेत्रीय पार्टी जिसको लास्ट टाइम वोट किया हो उससे वो नाराज हो, और कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, और वो वोट ना करे। तो मेरे ख्याल से ये आपने बात बड़ी दिलचस्प कही है, लेकिन इसका सीधा जवाब तो मेरे पास में नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव होते हैं दोनों में बिल्कुल अलग पैटर्न है। कई बार देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में किसी स्टेट में बुरा परफॉर्मेंस होता है एक पार्टी का, और वही विधानसभा जब आती है तो उसके बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस होता है। एंटी इनकम्बेंसी और ममता सरकार के खिलाफ इतना नाराजगी था कि हम कहीं बैठे हुए थे एक बहुत वरिष्ठ नेता के साथ, उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के, और इंदिरा जी भी इस पे बता सकती हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई सारे ऐसे एमपीज हैं जो ममता बनर्जी से नाराज थे, और उन्होंने बीजेपी को हेल्प किया है इस बार स्ट्रेटेजीज फॉर्म करने में। तोहा सिद्दीकी ने ये बात बोला। तोहा सिद्दीकी, हम लोगों का जो एक रिपोर्टर है, वो गए थे फुरफुरा शरीफ में। तोहा सिद्दीकी, आपको मालूम है फुरफुरा शरीफ का पीठ ज्यादा है। तोहा सिद्दीकी, उन्होंने बोला ममता बनर्जी अच्छा है, लेकिन उसके आसपास में जो है ना एमएलए एमपी, वो लोग अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं अब आखिरी पड़ाव पे हूं मैं, इसके बाद हम राहुल गौतम के पास भी चलेंगे क्योंकि वहां पे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। एक छोटा छोटा कमेंट, इंदिरा आपसे शुरू करूंगा। अब टीएमसी को अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगले 5 साल तक उनको सरवाइव करना पड़ेगा। कितना मुमकिन लगता है आपको कि टीएमसी सरवाइव कर पाएगी, और अगर सरवाइव करेगी तो क्या ममता बनर्जी ही टीएमसी का चेहरा होंगी या अभिषेक बनर्जी होंगे? और अगर अभिषेक बनर्जी होंगे तो क्या टीएमसी एकजुट रह पाएगी, क्योंकि फिर तो एक परिवार की पार्टी हो गई है। ये मुश्किल है, मुमकिन नहीं, मैं कहूंगा ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर बात यही है, अभिषेक बनर्जी इज नॉट द फ्यूचर ऑफ तृणमूल कांग्रेस। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल छोड़ा, बात यही था, नॉट अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी इज विल नॉट फ्यूचर इन तृणमूल कांग्रेस। अगर तृणमूल को सर्वाइव करना ही होगा तो ममता बनर्जी वन एंड ओनली फेस। ओके, पीयूष, जिस तरह से हर बार प्रेडिक्शन करते हैं, मुख्यमंत्री का प्रेडिक्शन करेंगे आप आज? बड़ा नाम जो लगभग सबके सामने है ही, शुभेंदु अधिकारी जो है वो अगले मुख्यमंत्री बंगाल के हो सकते हैं, और सब कोई इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, और उनको लेकर काफी सहमति भी बीजेपी के अंदर है। कई नेता मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी एक वो नेता है जो पार्टी को एक साथ लेके चल सकते हैं। हालांकि कई फैक्शंस हैं बीजेपी के अंदर, और उन सभी फैक्शंस को एक साथ लेकर बीजेपी आगे आई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज जब स्टेज पे आए, उन्होंने धोती पहना हुआ था, मतलब वो बंगाली परिवेश में आए हुए थे, तो इसके लिए उनको हम लोग कहते हैं, सॉरी टू से, सॉरी, मयूर पुच्छ धोती, मयूर पुच्छ धोती। हम लोग का जो शादी है ना, वो जो उसमें यूज होते हैं, ये मयूर पुच्छ धोती, मयूर पुच्छ। हाँ, तो ये किसी बड़े जश्न से कम तो था नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि जब भी देश में चुनाव होते हैं, बीजेपी को अगर जीत मिलती है, प्रधानमंत्री आते हैं हेडक्वार्टर में, हर बार वो कुर्ता पजामा पहन के आते हैं। लेकिन इस बार कम से कम ये लग रहा था कि जीत बीजेपी के लिए कितनी बड़ी थी। 50 साल कुछ कम नहीं होते हैं, 50 साल से वो ट्राई कर रहे थे। इतनी बड़ी जीत, इसके पहले 77, उसके पहले सिर्फ 3 थे वो, और उसके पहले 0 हुआ करते थे। बिल्कुल। और उस स्टेट में, जिस स्टेट के एक नेता ने शुरू किया भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो बड़ा था। अमित,
आपसे लास्ट कमेंट लूंगा मैं। अब विपक्ष में रहेगी टीएमसी, कौन होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ममता बनर्जी तो हार हार गई। चुकी हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा और उसका फर्क क्या पड़ेगा पार्टी पे? बहुत बड़ा फर्क है। अगर ममता बनर्जी होती तो जिस नेचर से वो जानी जाती हैं, अभी भी आप 200% कह सकते थे कि वो असेंबली के अंदर जो रोल शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पे प्ले किया था पिछले 5 साल में, ममता बनर्जी आपको सिर्फ सड़कों पे नहीं असेंबली के अंदर भी प्ले करती हुई दिखाई देती है। तो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होता है इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को कैप्चर करना। अब इसके अलावा उनको सर्च करना पड़ेगा कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें किसको बनाया जाए, और तमाम आइडेंटिटी डायनेमिक्स भी उनको देखने पड़ेंगे कि भाई कोई क्योंकि जिस मुहाने पे अब पश्चिम बंगाल की राजनीति आ गई है हेवी पोलराइजेशन के बाद, तो अब टीएमसी एक मुस्लिम लीडर को तो फ्रंट पे नहीं रख के विधानसभा में भेज सकती है। तो दे विल आल्सो हैव टू हंट जो कागज समझता हो, जो बोलना जानता हो और जो मुस्लिम तो लड़ना कैंडिडेट जानता भी हो। नहीं थे, मुस्लिम कैंडिडेट भी तो नहीं थे ना, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थे बीजेपी का नहीं मैं चुनाव के। तृणमूल कांग्रेस की बात अच्छा, कर रहा हूँ, अच्छा। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। तो वो एक हंट है। दूसरा ये भी हंट है कि क्या अभिषेक बैनर्जी दिल्ली की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इंदिरा कह रही है कि बंगाल में उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं होने वाली है, उनका हंच है, लेकिन दिल्ली में तो किसी को कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके 28 सांसद है वहां पे कोई राघव चड्ढा ना निकले, इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि आप खुद जो है दिल्ली में अवेलेबल हैं और मीडिया से भी बात आपको कर क्या रहे हैं। लगता है शायद मिलेगा राघव चड्ढा को ये? ये तो पीयूष बता सकता है। नहीं, वो हमने बताया कि कुछ है तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो संपर्क में है बीजेपी के। ये बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं होगी जिस दिन भी अगर ये खबर आएगी तो, क्योंकि जैसा आप लोग ही बात कर रहे थे कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर होता है। और बीजेपी किसी भी चुनाव को लड़ाई की तरह लड़ती, ये तो हमने देखा हुआ है। बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं। और इस बार का चुनाव, हालांकि हर पार्टी के नेता ने बोला है कि चुनाव सबने बहुत अच्छा लड़ा, बड़े कांटे की टक्कर लग रही थी, हालांकि कांटे की टक्कर हुई नहीं, लेकिन वोट शेयर की अगर बात करें तो उसमें कांटे की टक्कर ही लग रही, 4-5% का ही फर्क है। हमने बंगाल पे बात की, हमने असम पे बात कर ली। एक बार चलते हैं राहुल गौतम के पास में, क्योंकि राहुल गौतम केरलम और तमिलनाडु की बात करेंगे, और तमिलनाडु में भी जबरदस्त तरीके का ट्विस्ट देखने को मिला। जो शख्स एक नई पार्टी शुरू करता है, बहुत बड़ा अभिनेता उस इलाके का, उसी शख्स को सबसे बड़ी जीत हासिल होती है। राहुल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके मायने क्या है और आपकी जो कांग्रेस है अब वो क्या करेगी, क्योंकि जो स्थिति वहां पर है, कोई पूरी तरह से सरकार बनाते दिख नहीं रहा है। क्या कुछ अंदर की जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, तमिलनाडु के लिए मैं अपनी बात कहने से पहले एक कहावत कहूंगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस पार्टी के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है, 5 सीटें वो जीत कर आए हैं। उनका जो सहयोगी दल था यानी डीएमके, उसकी बुरी तरीके से हार हुई है। कई लोग ये मांग कर रहे थे, जिसमें मानिकम टेगोर भी थे, ज्योति मनी भी थी, कि कांग्रेस पार्टी को टीवीके के साथ जाना चाहिए। चुनावों से पहले की ये बात है, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं होती है डीएमके के साथ में, और डीएमके हमको बहुत कम सीट देता है, हमारा सम्मान नहीं करता है। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ ही इलेक्शन में गई और नतीजा सबके सामने है। आप ये कह सकते हैं कि देखिए, जो कॉल है वो कांग्रेस से ज्यादा विजय को लेना है कि विजय चाहते हैं कि ऑन बोर्ड आए कांग्रेस पार्टी या नहीं, क्योंकि जो आंकड़ा है फिलहाल वो भी अभी मैजिक नंबर से पीछे हैं। उनको भी जरूरत है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें हैं, तो ज्यादा मोल भाव करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है नहीं। मैंने कल खुद ये सवाल केसी वेणुगोपाल से पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उनके विजय के पिताश्री ने आपको ऑफर किया है कि आप गठबंधन का पार्ट बनिए, आप सरकार को ज्वाइन करिए। तो इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने मेरे सवाल पर यह जवाब देते हुए कहा कि इसको लेकर हम जल्द ही एक फैसला करेंगे तमिलनाडु को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने जोड़ा कि जो विजय की जो जीत हुई है वो तमाम लोगों को अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि एडवर्स नहीं है कांग्रेस पार्टी इस पूरी आइडिया को लेकर कि अगर हम टीवीके के साथ चले जाते हैं राज्य के स्तर पर, तो इसको लेकर पार्टी के अंदर राहुल गांधी ने खुद फोन भी किया है
विजय को उनको बधाई दी है। उन्होंने फिर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो यूथ है उसकी आवाज नहीं दबेगी। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टनेस है कांग्रेस पार्टी के अंदर विजय को लेकर, और जिस प्रकार की जो परफॉर्मेंस करी है टीवीके ने। लेकिन अब इससे आगे क्या? देखिए, इससे आगे अब एक ही रास्ता कांग्रेस पार्टी के पास ये बचता है कि या तो वो डीएमके के साथ बने रहें और लोकसभा का इंतजार करें, क्योंकि लोकसभा के अंदर दोबारा से जो परिस्थितियां हैं, कई लोगों का मानना है कि डीएमके जो है वो वापस बाउंस बैक करेगी और पिछली बार की तरह 39 में से 38 सीटें वो अपने खाते में और अपने सहयोगी दलों के खातों में डलवा पाएगी। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि अब जो एरा है एआईडीएमके और डीएमके का वो ओवर हो गया है और अब एक नई शक्ति उभरी है तमिलनाडु के अंदर और वो है विजय। ऐसे में उनको विजय के साथ बना रहना चाहिए, कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स लेनी चाहिए लोकसभा के अंदर, ताकि दिल्ली के अंदर उनकी जो हनक है वो बढ़ सके, दिल्ली के अंदर जो ताकत है वो बढ़ सके। अभी फिलहाल मैं ये बता सकता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रिपोर्ट मांगी है अपने इंचार्ज जो गिरीश चौदांकर हैं उनसे, कि आखिर आप बताइए कि हमको इस राज्य में क्या करना चाहिए। लेकिन भीतर खाने कई लोग इस बात को लेकर लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब कम से कम डीएमके का साथ छोड़कर विजय का साथ पकड़ लेना चाहिए, ताकि जो एटलीस्ट जो फ्यूचर में जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर कांग्रेस पार्टी का भला हो सके। इसके अलावा केरलम की भी बात कर लेते हैं। केरलम में कम से कम कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस गठबंधन के साथ वो लड़ रहे थे वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन राहुल, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे। कांग्रेस जानी जाती है, भले से चुनाव अगर वो जीत भी जाते हैं, आपसी लड़ाई में लड़ जाते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन वहां पे मंत्री बनेगा। कहीं इसी पशुपेश में फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस न फंसती नजर आए, और अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो इसको लेकर अंदर में क्या बातचीत हो रही है, अगर आप थोड़ा बता पाए राहुल। तो देखिए, कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि केरला में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो जो मैंडेट मिला है वो काफी बड़ा मैंडेट है, यानी कोई थिन मेजोरिटी नहीं आई है कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल से भी ज्यादा जो नंबर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास है, 100 के आसपास आंकड़ा है। तो जाहिर है कोई दिक्कत खास पेश नहीं आई कांग्रेस पार्टी को नया सीएम चुनने में। जो प्रमुख दावेदार हैं वो तमाम लोग जानते हैं, मैं नाम दोहरा देता हूं। एलओपी रहे और जो सीएलपी के नेता हैं वीडी सतीशन वो हैं, केसी वेणुगोपाल हैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कद्दावर नेता हैं, दिल्ली में खूब चलती हैं उनकी। इसके अलावा रमेश चेन्निथला हैं जो कि एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बड़ा सम्मान करते हैं यहाँ पे कांग्रेस के कार्डर्स उनका। और इसके अलावा शशि थरूर, हालांकि वो लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं इस रेस में शामिल नहीं हूँ, दौड़ में शामिल नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है सबकी एस्पिरेशंस होती हैं। कैंपेन कमेटी का उनको को चेयरमैन भी बनाया गया था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर जो पहले के एक्स-पीसीसी रहे हैं, काफी लोग हैं जिनको कांग्रेस पार्टी, जाहिर है अब सीएलपी की बैठक होगी और सीएलपी की बैठक के अंदर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर ऑब्जर्वर्स से उनकी मुलाकात होगी। ऑब्जर्वर से मुलाकात होने के बाद फीडबैक लेकर दिल्ली भेजा जाएगा और उसके बाद एक नाम तय किया जाएगा। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो वीडी सतीशन है उन्होंने काफी काम किया पिछले 5 सालों के अंदर। उन्होंने लगातार सरकार को घेरा हाउस के अंदर, क्योंकि वो एलओपी थे, तो इसीलिए उनका दावा काफी मजबूत है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि रमेश चेन्निथला जो हैं वो बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता हैं केरला के अंदर, और उन्होंने भी लगातार पार्टी के लिए काम किया है। वो होम मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, तो अब उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनको सीएम बनाना चाहिए। लेकिन केसी वेणुगोपाल का जो धड़ा है, मैं दर्शकों को बता दूं कि तकरीबन जो दो तिहाई टिकट्स बांटे गए थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को मिले जो केसी वेणुगोपाल के करीबी बताए जाते हैं। अब अगर ये लोग करीबी हैं और जीत कर आए हैं तो जाहिर है इनसे जब पूछा जाएगा कि आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो वो केसी वेणुगोपाल का नाम ही लेंगे। तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल की भी लॉटरी लग सकती है और
कई लोगों का मानना है कि वो खुद चाहते भी हैं कि वो सीएम पद उनको मिले। इसके अलावा शशि थरूर भी हैं, काफी पॉपुलर हैं, यहाँ पे जो अर्बन स्ट्राटा है, एजुकेटेड क्लास है, उसके अंदर उनकी भी एक आउटरीच है। अब तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी, अब आप कह सकते हैं कि मोल भाव करेगी, घटा जमा करेगी और उसके बाद एक फैसला लेगी कि आखिर किसके हाथों में अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की और केरला की नैया उनको देनी है, ताकि अगली बार फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रिपीट हो सके। तो आज तक रेडियो पॉडकास्ट के इस बोनस एपिसोड को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि जो ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, और उसके साथ साथ जो भारत की राजनीति जिस तरीके से ऐतिहासिक तौर पे बदली है, उसके बारे में हमने बात की आज। आप हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार करते हैं, हमारे जो भी पॉडकास्ट में लोग शामिल होते हैं उन्हें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हम सब गुजारिश करेंगे कि आप इसी तरीके से आज तक रेडियो पे रिपोर्टर्स ऑफ एयर पॉडकास्ट देखते रहिए और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Reporters of